नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में हम बात करेंगे कोल्ड अटैक पर। दरअसल सर्दी का मौसम है और तापमान बहुत नीचे गिर रहा है। इसमें बुजुर्ग भी बीमार होते हैं और बच्चे भी। और ये बात तब और खतरनाक होती जब ओमिक्रॉन का भी अटैक हो, यानी कह सकते हैं कि करेला और नीम चढ़ा। ये चर्चा का विषय इसलिए बन रहा है क्योंकि 2 दिन पुरानी बात है जब आमतौर से हार्ट अटैक के मरीज 10 से 12 आते हैं, शहर की हम भोपाल की बात करें। लेकिन 2 दिन पहले ये एक मामला था 52 मरीजों का, जिनको हार्ट अटैक भी आया था और पैरालिसिस भी हुआ था। जब इस पर पड़ताल की गई तो पता चला कि मामला सर्दी का है, कोल्ड अटैक का। इस वजह से जो घर में बुजुर्ग हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ती है और उनको अटैक भी आता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने से कह सकते हैं कि उनको दिमाग की नस फटती है और उस वजह से उनको पैरालिसिस भी आता है। तो ये बहुत ही खतरनाक मामला इसलिए भी है क्योंकि सर्दी अभी शुरू हुई है। अगर जैसे सर्दी बढ़ती है तो उसमें बुजुर्गों और बच्चों को बचाने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है। और ये तब महत्वपूर्ण है जब ओमिक्रॉन भी है। तो ये सारे मामले बताते हैं कि सारा पूरा मसला गंभीर है। स्थिति करेला और नीमचड़ा जैसी है। इसके और भी नुकसान हैं, वो हर साल होते हैं, खासतौर से फसलों का नुकसान। खासतौर से आपको हम बता दें कि पाला पड़ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं बताती है कि सर्दी जुकाम आमतौर से बीमारी में तब्दील होती है। इसको मौसमी बीमारी भी कहते हैं। लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो ब्रेन हेमरेज तक जा रही हैं और उस वजह से आम आदमी दिक्कत में आने वाला है। हम लोगों को बाखबर इसलिए भी करना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को और बुजुर्गों की देखभाल ठीक से करें। महत्वपूर्ण मुद्दा, इस पर हम चर्चा के लिए जोड़ेंगे हमारे साथ। चर्चा में जब आएंगे तो हमारे साथ डॉक्टर आसिफ अली बात करेंगे। एक और किस्सा आपको हम बता दें कि भोपाल की एक समाज सेविका हैं, पत्रकार भी हैं, दिव्या भारती। उनके परिवार में उनकी माँ को भी इस तरह की तकलीफ हुई थी और उसके चलते उन्होंने अपनी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती किया था। तब उनका ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया था और डॉक्टर का ये कहना था कि यदि आप समय पर नहीं लाते तो इनको ब्रेन हेमरेज होता और हो सकता है कि ये पैरालिसिस का शिकार होती या इनको हार्ट अटैक आता। तो ये बहुत सारी बातें बताती हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए घर में लोग ध्यान रखें, बुजुर्गों का भी और बच्चों का भी। तो इस हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आसिफ अली और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ स्काइप पर रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर आसिफ अली साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हर साल सर्दी आती है, सबको पता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सर्दी पहली बार आई और लोग जानते नहीं कि इसका संकट क्या है। किस तरह से ओमिक्रॉन यानी कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, नया वर्जन और उसके साथ ये सर्दी का सितम, आपकी राय? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एक बार फिर मुझे बुलाया और मेरे व्यूज़ जानने की कोशिश की ओमिक्रॉन पे और हार्ट डिजीज़ के ऊपर। इससे पहले जब मैं आया था यहाँ पे तो मैंने ओमिक्रॉन के बारे में कुछ बताया था और मैंने ये बताया था कि हमें हर चीज़ सीखने की ज़रूरत होती है अपने इतिहास से। इतिहास क्या बताता है और वो कैसे बताता है और हमें उसे कैसे लेना है। अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन एक वायरल डिजीज़ है जो कि कोरोना से कुछ चेंज होके वेरिएंट चेंज हुआ है और वो ओमिक्रॉन आ गया। अब उसे डेल्क्रोम भी कहने लगे हैं क्योंकि डेल्टा और ओमिक्रॉन के सिम्टम्स जो हैं वो मिक्स हो गए हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसको मान सकते हैं कि ओमिक्रॉन ने अपने आप को बदला है? बेसिकली कोरोना ने अपने आप को बदला है और कोरोना बदल के डेल्टा बना, डेल्टा बदल के ओमिक्रॉन बना। और कोई भी वायरस जो होता है वो उसमें म्यूटेशन आता है और म्यूटेशन आता है तो वो नए सिम्टम्स लेके आता है और वो डेंजर। दरअसल आपने जो कहा ना कि डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिक्स वर्जन हो गया। एग्जैक्टली जी। बेसिकली क्या है कि अभी जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो डेल्टा के सिम्टम्स हैं और कुछ नए सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उनको देखते हुए उसे डेलाक्रोम भी कहा गया है कि डेल्टा के सिम्टम्स भी हैं उसमें और नए सिम्टम्स वो ओमिक्रॉन के हैं। तो उसको मिक्स जो बोला गया है वो डेलक्रोम का कहा गया है। बेसिकली ये सारे जो मुद्दे हैं वो सिर्फ एक ही वजह से होते हैं और वो बड़ा मुद्दा होता है हमारी इम्यूनिटी। इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन्स और हमारी बॉडी के कुछ हार्मोन्स। अगर हमारी बॉडी के हार्मोन्स
प्रॉपर सिक्रीट होते हैं और हमारी बॉडी इनफ स्ट्रांग होती है थ्रू द विटामिन्स, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और इस तरह के जो वायरस होते हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उससे हम आसानी से बच सकते हैं। तो जैसे जैसे विंटर आता है, विंटर में हम जो होता है विटामिन डी बॉडी में कम जाने लगता है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है उसमें उतनी गर्मी नहीं होती है, ठंड की वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है। सूरज की रोशनी जब हमारी स्किन पे पड़ती है तो हमारी बॉडी स्किन के नीचे जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो विटामिन डी में कन्वर्ट होते हैं और वो विटामिन डी आपके लीवर में जाता है, लीवर से वो किडनी में जाता है, किडनी से वो ब्लड में जाता है और ब्लड से वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट मसल्स के लिए भी विटामिन डी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब आपने कहा कि विंटर सीजन में हार्ट के मरीज बढ़ने लगे हैं। बेसिकली हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो 37 डिग्री होता है। अगर जब भी विंटर आता है और टेम्परेचर कम होता है तो हम सभी लोग गर्म कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, शॉल ओढ़ना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। लेकिन जब बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होता है और 27 पे पहुंच जाता है, अगर हमारी बॉडी में कपड़े हम स्ट्रांग नहीं पहने हैं, गर्म नहीं पहने हैं और धीरे धीरे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो ये कम होता हुआ टेम्परेचर हमारी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको नैरो कर देता है, उनको सिकुड़ देता है। अभी क्या होता है कि सारे ऑर्गन्स को जरूरत होती है ब्लड सप्लाई की, ब्रेन को भी होती है और हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की बहुत जरूरत होती है। जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है या नैरो होने की वजह से हार्ट का जो काम होता है वो बढ़ जाता है, तो हार्ट की बीट जो होती है वो बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और लोड होने की वजह से हार्ट को अटैक आने के भी चांसेस रहते हैं। और जैसे कि आपने अभी डिस्कस किया ब्रेन हैमरेज, तो ब्रेन को भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। हार्ट जब ज़्यादा काम करता है तो फिर ये सारी कंडीशनें डेवलप होती हैं और बुजुर्गों में ज़्यादातर होती हैं, क्योंकि बुजुर्गों की चेस्ट जो होती है वो थिन हो जाती है उम्र के साथ, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक होना, चेस्ट का थिन होना और सर्दी का ज़्यादा होना और टेम्परेचर का रिड्यूस होना, बॉडी टेम्परेचर का रिड्यूस होना, ये सारा वायरल डिजीज और हार्ट डिजीज का कारण बनते हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसे सर्दी बढ़ गई है, अभी और हो सकता है ऊपर जाएगा टेम्परेचर, जनवरी तक इसके जाने की संभावना कि 15-20 जनवरी तक शायद बहुत कोल्ड अटैक आएंगे, 2-2, 4-4 दिन के वो हो सकते हैं। लेकिन ऐसे में जैसे मैंने किस्सा बताया था कि एक दिव्या भारती करके हैं, दिव्या गोयल, उनकी माँ को अटैक आया और जब अगर वो अस्पताल मौके पर नहीं ले जाते तो शायद स्थिति बिगड़ जाती। जो हमारे पास फिगर आया था कि एक दिन में 52 केसेस आए। हमारे साथ वो दिव्या गोयल जी भी जुड़ गई हैं। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार रणवीर जी। हम दरअसल आपको इसलिए जोड़ना चाहते थे कि उस रात, परसों की रात, जब आपकी माता जी को कोल्ड अटैक हुआ तब आपने सिम्टम्स क्या देखे और कितनी शीघ्रता से, कितनी जल्दी से आपने उनको अस्पताल लेकर आप गए, हॉस्पिटलाइज किया, उससे क्या आपको बेनिफिट मिला? वो तो माँ सुरक्षित हैं, लेकिन दवाएं क्या दी और क्या स्थितियां बनी, ये जरूर आप शेयर करें ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो अपने घर के बुजुर्गों को वैसे कोई सिम्टम्स आए तो वो उनको अस्पताल ले जाएं या उनकी दवा का इंतजाम करें। दिव्या जी। देखिए, जैसे ठंड का मौसम आता है, कहीं ना कहीं जो हमारे बुजुर्ग होते हैं घर में, उनके लिए खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी की प्रॉब्लम, और अगर बीपी बढ़ा, अब नॉर्मल हुआ, तो हार्ट अटैक और पैरालिसिस अटैक के पूरे चांसेस होते हैं। जैसा कि उस मतलब किस्मत की बात ये थी कि उस दिन मैंने वो एक खबर पढ़ी थी एक स्थानीय अखबार में कि ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और वैसे भी चूंकि हमारी माता बुजुर्ग हैं इसलिए हम इस चीज़ को लेकर काफ़ी सचेत रहते हैं। उस दिन भी यही हुआ कि अचानक उनका बीपी बढ़ने लगा, हमने चेक कराया, हमें ये लगा कि थोड़ा बड़ा हुआ है। फिर उन्होंने बोला, हम उन्हें घर भी लिया है वापस। फिर उनका ये कहना था मेरी सांसें चल रही है, तो हमें लगा कि शायद ये ज़्यादा गंभीर बात हो सकती है क्योंकि ठंड का मौसम है। हम उन्हें वापस ले गए और 5-10 मिनट के अंदर उनका जो बीपी था 191 से 195 पहुंच गया। फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उनका ये कहना था ये गंभीर हो सकता है, पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता है। तो बिना देर करते हुए हमने उन्हें एडमिट किया, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया और भगवान का शुक्र है कि वो समय रहते सही इलाज मिलने के कारण बच गई और अब सुरक्षित हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं।
सबसे बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके कहीं भी कुछ भी अनइजीनेस लगता है, कुछ घबराहट होती है किसी को भी, बुजुर्ग, खासकर बुजुर्गों को, बिना देर किए उसको ये सोच के कि ये तो इसको सामान्य बात को उसमें ना लेते हुए इसको आप जल्द से जल्द अपने पास जो भी डॉक्टर हो उसको दिखाएं, कंसल्ट करें, बीपी चेक कराएं, शुगर चेक कराएं और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें एडमिट कराएं, क्योंकि अगर स्थिति बिगड़ेगी तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक और पैरालिसिस और इससे भी ज्यादा के गंभीर परिणाम आ सकते हैं। बिल्कुल दिव्या जी, हमारी प्रार्थना है कि आपकी माँ शतायु हो और आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त जी भी जुड़ गए। देवदत्त जी, आपका स्वागत है। ये जो ओमिक्रॉन है वो अब क्या डेल्टाक्रॉन भी हो गया है। उसका नया नाम डॉक्टर आसिफ अली साहब ने बताया कि ये ओमिक्रॉन नहीं है, बल्कि ये जो डेल्टा प्लस आया था उससे मिलता जुलता वर्जन है ओमिक्रॉन, और अब ये डेल्टाक्रॉन हो गया है। ये खतरनाक है। और इसके साथ सर्दी का ये मौसम, इसमें जो घर के बुजुर्ग हैं और बच्चे वो जरूर खतरे में रहते हैं। बाकी सब तो खतरे में ही है, लेकिन उनसे बचने का एक उपाय है कि आपको घर में जो बुजुर्ग हैं उनको कोई भी दिक्कत होती है तो जरूर अस्पताल ले जाएं। आपकी इसमें क्या राय है? बिल्कुल राघवेंद्र जी, वैसे अपने आप आ जाता था, यदि बुजुर्ग की एक ठंड बचा ली तो समझो 1 साल उसको बचा लिया अपन ने। और वो सामान्य परिस्थितियों की बात थी, लेकिन आज तो एक कोरोना का जो भय, वातावरण, ऊपर से जो ठंड जो रिकॉर्ड तोड़ रही है वो ठंड, उसमें बुजुर्गों की देखभाल वैसे ही होनी चाहिए जैसे बहुत छोटे से शिशु की, बच्चे की हम करते हैं। क्योंकि बहुत आजकल युवाओं तक को अटैक करा है, बुजुर्गों को ठंड का मौसम बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाला होता है, क्योंकि कारण बीपी बढ़ने लगता है और जिनको शुगर है उनको तो और भी दिक्कत होती है। और ये घटनाएं हम ठंड के मौसम में बुजुर्गों के लिए बहुत परेशानी वाला होता है। बिल्कुल, लेकिन देवदत्त जी, अभी मुख्यमंत्री जी का संदेश है, नया सरकार ने फैसला किया है कि रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, वो डेल्टाक्रॉन के चलते, ओमिक्रॉन के चलते। लेकिन इसके फायदे ये भी होंगे कि रात में 12 बजे के बाद तापमान और तेजी से गिरता है। जब 11 बजे कर्फ्यू लग जाएगा तो लोग ओमिक्रॉन से तो बचेंगे, सर्दी की मार से भी बच जाएंगे और इससे लोग काफी सुरक्षित और सेहतमंद रहेंगे। जी बिल्कुल, कम से कम वो 11 बजे के पहले घर पर आ जाएंगे तो जो ठंडा वातावरण, हवाएं हैं जो, इससे सुरक्षा तो बढ़ेगी। और मुझे लगता है मेरी डॉक्टर साहब भी जुड़े हैं कि इसका नाम कोरोना का क्या होगा, रहस्यमय है। कभी कहते बुजुर्गों पे करेगा, कई बच्चों पे। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये बताया गया कि 12 लोग ओमिक्रॉन से मरे, युवा अवस्था के 25 और 30 उम्र वाले। तो ये उम्र को एक ऐसी बीमारी, कैसा वायरस है कि जो अलग अलग समय में अलग अलग उम्र पर अटैक करता है। ये रहस्य से पर्दा कब उठेगा और इस पर रिसर्च हो पाएगी, तब तक हम लोगों के पास केवल एक उपाय है, हम इससे सतर्क और सावधान रहे। जो भी चिकित्सक और विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं हमारे लिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, ये सब चीजों को हम अपना सकते हैं। क्योंकि अभी ये कितना रूप बदलेगा और कितना बिल्कुल अपने नए नए रूप दिखाएगा, इसके बारे में अभी विशेषज्ञ तक कुछ सीधी भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे। तो हम और आपको इसको समझने में बहुत बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं पूछता हूँ डॉक्टर आसिफ अली साहब से कि सारी दवाएं लोग खा रहे हैं इसलिए कि वो अपने आप को भीतर से मजबूत रखें, उनके पास विटामिन भी रहे, बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा हो। किसी को नहीं पता कि ये जो वायरस है इसका इलाज क्या है। इसका एक ही इलाज है जो डॉक्टर आसिफ अली भी बता रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, वो ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद ऐसा खाना खाएं जिससे आपकी सेहत बेहतर हो और भीतर से आप मजबूत हो, विटामिन आपके पूरे हो। डॉक्टर अली साहब, जो आपने कहा था कि विटामिन डी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है बॉडी को बीमारी से बचाने के मामले में, ये ओमिक्रॉन के अलावा बाकी सब पर भी काम करेगा? क्योंकि अगर शरीर में विटामिन डी डिपॉजिट है तो जैसा आप बताते हैं कि वो हार्ट के लिए भी मदद करता है, किडनी को भी मदद करेगा, लीवर को भी मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है वो ज़रूर इसकी जांच करवाएं, और अगर कमी निकलती है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर विटामिन डी को दूर करने के दवाई के उपाय भी करें, और जो नेचुरल उपाय होते हैं कि आप धूप में बैठें और कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जिससे विटामिन डी बढ़ता हो, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जैसे कि हमारी बॉर्डर पे आर्मी खड़ी होती है और आर्मी को कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आती है जो कि नॉर्मल नहीं है तो वो उससे हमारी रक्षा करती है और डिफेंसिव हो जाती है और उसको किल करती है। उसी तरह हमारी बॉडी होती है, अगर हमारी बॉडी को कोई नई चीज़ नज़र आती है
जो कि आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाने की कोशिश करती है, तो बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है, उसकी एक इम्यूनिटी होती है, उसकी एक आर्मी होती है जो उसे किल करती है। जैसा आपने पूछा कि हर एक चीज़ के लिए अभी दवा नहीं आई है, अभी कोरोना जब आया था उस टाइम भी कोई दवा नहीं आई थी, ओमिक्रॉन के टाइम भी कोई ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं आई है जिसको लेने के बाद वो किल हो जाए। लेकिन वैक्सीन का इसमें जरूर देखिए, वैक्सीन तो हमें लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन डेफिनेटली वो वायरस से निकल के ही एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनाती है, तो वैक्सीन एक अच्छा सोल्यूशन है। लेकिन मेडिसिन एक अलग चीज़ है। देखिए, वैक्सीन ठीक है, आपके डिफेंसिव मैकेनिज्म को स्ट्रांग करेगी, उससे लड़ने की क्षमता प्रोड्यूस करेगी आपकी बॉडी में, लेकिन मेडिसिन, क्या मेडिसिन है जो हम ले सकते हैं? तो अगर हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो 120 साल पहले या 100 साल पहले भी ऐसी ही एक बीमारी आई थी, जिसको मैंने पहले भी मेंशन किया था, स्पेनिश फ्लू। 50 मिलियन से लेके 100 मिलियन लोग उसमें डेथ हो गई थी। उस टाइम भी जो साइंटिस्ट थे उनकी रिसर्च थी, और रिसर्च ने ये बताया था कि बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो अभी जितनी भी बार ये वेरिएंट चेंज होगा तो हमारे पास मेडिसिन नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे? तो हमें करना सिर्फ यही है कि हम अपनी बॉडी की अडॉप्टेड इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। अडॉप्टेड इम्यूनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। विटामिन डी का लेवल 50 से कम होगा तो आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। पहली चीज, बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए जिंक की जरूरत होती है। आपने खुद देखा जो कोरोना आया था उस टाइम भी जो मेडिसिन दी जा रही थी, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, उसमें जिंक दिया जा रहा था, विटामिन डी दिया जा रहा था, विटामिन सी दिया जा रहा था। इसका यह मतलब है कि आपकी इस वायरस को किल करने के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, लेकिन हाँ, स्पेसिफिक विटामिन जरूर हैं जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेंगे, आपकी बॉडी की आर्मी को स्ट्रांग करेंगे, और वो इस तरह के नए नए वेरिएंट से लड़ सकेगी। अब पहली बार जब कोरोना आया था तब ज्यादा डेथ नहीं हुई थी, और उस वक्त कई लोग उससे बच भी गए थे, और कई लोग उसकी वजह से लोगों की डेथ भी हो गई थी। जो लोग बच गए थे, अगर देखा जाए तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। वायरस वही था, कोई अलग वायरस नहीं था। तो जब वायरस वही है, लेकिन डॉक्टर साहब, विटामिन डी कैसे बढ़ेगी? देखिए, विटामिन डी का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो तो सनरेज है, सूरज की रोशनी है। लेकिन सूरज की रोशनी सर्दियों में उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। आपको हो सकता है 2 से 3 घंटे जब आप सर्दियों में सूरज में बैठे, सूरज की रोशनी में बैठे, तब आपको विटामिन डी प्रॉपर मिल पाए। लेकिन होता यह है कि अगर सूरज की रोशनी का डायरेक्ट कांटेक्ट आपकी स्किन से नहीं हो रहा है तो फिर आपकी बॉडी में विटामिन डी बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जब ये सूरज की रोशनी आपकी स्किन पे पड़ती है तो स्किन के जस्ट नीचे फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब वो फैट के मॉलिक्यूल्स को प्रॉपर हीट मिलती है तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट होते हैं, और वो भी रॉ विटामिन डी होता है। और वो रॉ विटामिन डी आपके लीवर में जाता है, वहां पे वो फर्निश्ड होता है, वो वहां पे बेहतर होता है, आपके लीवर को भी स्ट्रांग करता है, और फिर आगे जाता है किडनी में, और किडनी पे वो स्ट्रांग और ओरिजिनल विटामिन डी बनता है। और वो विटामिन डी आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाके आपकी अडॉप्टेड इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, जो अडॉप्टेड इम्यूनिटी किसी भी ऐसे वायरस से, चाहे वो ओमिक्रॉन हो, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे वो कोरोना हो, स्पेनिश फ्लू हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, कोई भी वायरस बैक्टीरिया हो, उससे लड़ने के लिए हमारी अडॉप्टेड इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना जरूरी है। तो मेडिसिन नहीं है जब तक आप एटलीस्ट यू हैव टू टेक प्रॉपर विटामिन डी, पहले चेक कराएं और फिर उसके बाद उसको लेना स्टार्ट करें थ्रू द सप्लीमेंट। बिल्कुल, जैसे कई बार हम देखते हैं कि विदेशी जो आते हैं हिंदुस्तान, वो समुद्र किनारे रेत पर नंगे बदन सो जाते हैं। वो ऊपर से टी शर्ट या बनियान उतार देते हैं और वो सन बाथ जिसे कहते हैं, धूप में वो लेटते हैं ताकि विटामिन डी उनको सीधा मिल सके। एग्जैक्टली। अगर जैसे आपने जिक्र किया कि अगर सूरज की किरणें आपके शरीर पर नहीं आती है तब तक वो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी। इसलिए जो लोग कपड़े पहनकर, अभी सर्दियों में चूंकि सूरज की रोशनी थोड़ी सी मध्यम पड़ जाती है, कमजोर पड़ती है, तो बेहतर है कि अगर आपके घर पर ऐसे कोई साधन है तो आप बनियान उतारकर धूप में बैठ सकते हैं सूरज की तरफ पीठ करके, ताकि आपको सूरज की रोशनी आपके शरीर पर पड़े और वो विटामिन डी के रूप में आपके शरीर के भीतर पहुंचे। ये जो चीज़ें हैं मेरे ख्याल से ये लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपको हर बीमारी से बचाएगी, न केवल कोरोना से बल्कि बहुत सारी चीज़ों से आपको बचाएगी। उसमें टीबी का इलाज भी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो उसको भी, उसके वायरस को मारती है। देवदत्त जी, कहीं ना कहीं ये बात जो डॉक्टर आसिफ अली साहब बता रहे हैं कि धूप में आपको इस समय सर्दियों में नंगे शरीर अगर आप बैठेंगे बनियान उतार कर तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, आपकी इसमें क्या राय?
राघवन जी, आप देखेंगे कि गाँव के लोग जो खाने पीने में वैसे पौष्टिक नहीं लिखा हुआ, लेकिन उनका विटामिन डी भरपूर रहता है, क्योंकि वो धूप में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, धूप में ही सुबह से लेकर शाम तक। अभी पिछले दिनों मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, हम पे 90% डॉक्टरों को जांच हुई, उसमें विटामिन डी कम आया, क्योंकि आज की जो दिनचर्या होगी, रहन सहन हम सबका हो गया है, ये एसी से घर से निकले और कार में बैठे और दफ्तर में जाके बैठ गए, कहीं धूप से कोई संपर्क नहीं है। तो पूरी जो बीमारियों की जड़ है और सब चीजों की जड़ है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, और एक आभा मंडल हमने तैयार कर लिया, सुविधाओं का एक ऐसा जखीरा बना लिया है कि इसके बिना हम रह नहीं सकते। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी एसी चला के पढ़ते हैं और एसी कारों को पसंद करते हैं। तो ये सब जो दिक्कतें हुई हैं वो हमारे अपने ही कारण हुई। कह सकते हैं मजदूरों को दुबे जी, कह सकते हैं कि आपको लौटना पड़ेगा पुराने दिनों की तरफ, कम से कम नेचर के क्लोज जाना पड़ेगा। प्रकृति के आप जितने निकट जाएंगे उतना आपको फायदा होगा। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी। संजय जी, आपका स्वागत है। समय कम है, लेकिन हमने इसके पहले चर्चा की कि जो सर्दी बढ़ गई है, ओमिक्रॉन तो खतरा अपनी जगह है, सर्दी के चलते ये और ज़्यादा बढ़ गया है। 7 दिनों में कम से कम 94 ऐसे मरीज हैं जो हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के चलते अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सर्दी भी एक तरह का अटैक कर रही है, और इससे बचने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, धूप में बैठना ज़रूरी है। खाली विटामिन डी की गोली खाने से, कैप्सूल खाने से, इंजेक्शन से काम नहीं चलने वाला। लोग अगर नेचुरली प्राकृतिक रूप से उस तरफ जाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। आपकी इसमें राय? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा था। अभी थोड़ी देर पहले यही बात आ रही थी कि प्रकृति की तरफ पुराने समय पे लौटना पड़ेगा, यानी प्रकृति और पुराना समय जो हमें परंपरा और हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता था। जैसे आपको याद होगा कि पुराने घरों में आग का व्यवस्था होती थी, और पहले सबसे सोने से पहले और दिन भर में कई बार आग से गर्माहट शरीर को मिल जाती थी। तो किसी तरह की बीमारियां जो विटामिन डी नहीं ले पा रहे सुबह उठ के, तो वो उनका वो कवर कर लेती थी। मगर अब देखते जा रहे हैं कि अब सब चीज़ें खत्म हो रही, लोग हीटर का उपयोग कर रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन भी कम हो जाती है रूम की, और उससे कई बीमारियां लोगों को ग्रसित कर लेती हैं। और अब जैसे आप देखिए कि सबसे पहला अटैक अगर हार्ट में होता है, जो आप आंकड़े बता रहे हैं बिल्कुल सही है, और शहरों में सबसे ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि लोग लापरवाह हैं अपने खान पान, अपने शरीर पे ध्यान लापरवाह नहीं, वो बल्कि बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, इसलिए वो धूप में नहीं जाते हैं। घरों से निकल के सीधे कार में बैठते हैं, एसी ऑन करते हैं, और फिर सीधा एसी ऑन करने के बाद वो पहले फ़ोन कर देते हैं अपने ऑफिस में कि आप एसी ऑन कर दीजिए, मैं आ रहा हूँ। तो जाहिर है कि कार से उतर के वो अपने एसी के रूम में बैठ जाते हैं, ज़्यादा परवाह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो ज़्यादा परवाह, ये खतरनाक साबित हो रही है। डॉक्टर साहब, आपकी इसमें मैं दिव्या गोयल जी हमारे साथ है क्या? जी राघवेंद्र जी, मैं आप ऑफिस में भी काम करती हैं। अक्सर लोग अस्पतालों में, ऑफिसों में एसी ऑन रखते हैं सर्दियों के दिनों में भी। यही वजह है कि विटामिन डी मिल नहीं पाती है, और उसके चलते बहुत सारे आपके ऑफिस के रूम में भी बहुत सारे वायरस डेवलप हो जाते हैं और वो पनपते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। बेहतर हो कि अब ज़माना खत्म हो गया है कि वो स्वेटर बुनने का धूप में बैठ के, कम से कम ऑफिस के लोग लंच टाइम में 1:30 बजे 2 बजे धूप में बैठ सकते हैं, और विटामिन डी जितनी मिल सकती हो, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा, उसको ले सकते हैं। आपकी बहुत संक्षेप में राय, फिर मैं डॉक्टर आसिफ अली की तरफ आऊँगा। जी दिव्या जी। राघवेंद्र जी, मैं डॉक्टर आसिफ अली साहब को सुन रही थी। उन्होंने जब कहा कि सूरज के सीधे किरणों में बैठना चाहिए, लेकिन आजकल एक बहुत ये फिनोमिना बन गया है कि अगर हम सीधे धूप में बैठेंगे तो हमें स्किन प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है। इसलिए एक ये नया ट्रेंड भी हो गया है। मैं डॉक्टर आसिफ अली साहब से पूछे बगैर बता दूं कि धूप में बैठने से स्किन प्रॉब्लम अगर आपको है तो वो सुधर जाएगी, क्योंकि वो वायरस को मारेगी, वो उन बैक्टीरिया को मारेगी जो आपकी स्किन में बीमारी पैदा कर रहे हैं। मेरी बात सही है? तो बेसिकली लोग सोचते हैं कि धूप में बैठने से सनबर्न हो जाता है, तो वो इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपकी स्किन का कांटेक्ट डायरेक्ट सूरज की किरणों में होगा तो वो बेनिफिशियल होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। जी दिव्या जी। हाँ, जैसे कि आपने बोला बिल्कुल सही, ये बात सही है, लेकिन ये एक कहीं ना कहीं अवधारणा बनी हुई है। दूसरी एक चीज, ये जो ट्रेंड अभी बता रहे थे कि एसी में काम करना, एसी में बैठे रहना, ये वाकई में एक बहुत खतरनाक चीज है। और अगर देखा जाए हमारे सरकारी कार्यालयों में देखा जाए, चाहे निजी दफ्तरों में देखा जाए, तो ये एक ट्रेंड हो गया है। मैं एक चीज और करूंगा इसमें, एसी के साथ फ्रिज भी जोड़ लीजिए आप, क्योंकि हर
रात का बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दिया जाता है कह लीजिए इसे, और वो सुबह भी काम आता है और शाम को भी आता है। लोग होटल में जाते हैं तो वहां तो 7-7 दिन फ्रिज में खाना रखा होता है, उसको लोग खाते हैं। ये भी बीमारी की एक बड़ी वजह है, एसी के साथ फ्रिज भी। जी जी बिल्कुल, हमारी जीवन शैली जिस तरह से बदली है उस पे हमें ध्यान देना जरूरी है। केवल कोरोना ही नहीं, केवल कोल्ड अटैक ही नहीं, इसे हर पल देखना जरूरी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें कमजोर करता जा रहा है। बिल्कुल दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। देवदत्त जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी कमेंट के लिए मैं आऊँगा आसिफ अली साहब की जो चीज़ें बताती हैं कि एसी और फ्रिज, इससे बचने की जरूरत है। कई पश्चिमी देशों में तो इनको तोड़ भी दिया गया है, फ्रिज लोगों ने बंद कर दिया, एसी बंद कर दिया। मैं लौटूंगा, चर्चा का वक्त खत्म हो रहा है क्योंकि समय हमारा इजाज़त नहीं देता है। तो सीधी सी बात है कि इसमें आपको धूप में बैठना पड़ेगा, आपको विटामिन डी लेना पड़ेगा, तब आप बीमारी से बचेंगे और स्वस्थ रहेंगे। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।